नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का 2 दिवसीय नैनीताल दौरा। 18 और 19 फरवरी को करेंगे नैनीताल जिले का दौरा। 18 फरवरी को हल्द्वानी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री रावत। हरिद्वार में जोरों शोरों से चल रही महाकुंभ की तैयारी। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच होगा महाकुंभ का आयोजन। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा, महाकुंभ के दौरान नहीं चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। मसूरी में बढ़ती महंगाई से परेशान आम जनता। बढ़ते जा रहे पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम। जनता को हो रही परेशानी, सरकार को देना चाहिए ध्यान। बहादुराबाद में रुड़की हाईवे पर बने टोल प्लाजा को लेकर प्रदर्शन। टोल टैक्स मुक्त कराने को लेकर किया गया प्रदर्शन। टोल कर्मी पर लगाया ज्यादा पैसे लेने का आरोप। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एक कई अच्छी सौगात देने जा रहे हैं। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत 2 दिवसीय नैनीताल दौरे पर हैं। 18 और 19 फरवरी को नैनीताल जिले का दौरा करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 2 दिवसीय नैनीताल दौरे पर रहेंगे। 18 और 19 फरवरी को नैनीताल जिले का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। 18 फरवरी को हल्द्वानी पहुंचेंगे, जहां हल्द्वानी के एफटीआई सभागार में कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि 18 और 19 फरवरी को नैनीताल जिले के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जहां 18 फरवरी को हल्द्वानी पहुंचेंगे। हल्द्वानी में एफटीआई सभागार में कार्यकर्ताओं के साथ वो बातचीत करेंगे। वहीं शाम 6 बजे एफटीआई शताब्दी भवन कॉन्फ्रेंस हॉल में जनप्रतिनिधि संवाद कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे। आपको बता दें कि 19 फरवरी को सुबह 10 बजे सर्किट हाउस काठगोदाम में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही इस दौरान मुक्त विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति आवास, विज्ञान भवन, अतिथि गृह, मल्टीनेशनल भवन और कर्मचारी आवास का शिलान्यास भी करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 2 दिवसीय नैनीताल दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जहां इस दौरान कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि मुक्त विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति आवास, विज्ञान भवन, अतिथि गृह, बहुउद्देशीय भवन और कर्मचारी आवास का शिलान्यास करने पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, 2 दिवसीय नैनीताल दौरे पर जाने वाले हैं मुख्यमंत्री, कितना अहम माना जा रहा है ये दौरा? जी प्रगति, बिल्कुल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है इस 2 दिवसीय दौरे में जो है नैनीताल जनपद का जो है ये दौरा है। और ये 2 दिवसीय जो सीएम का दौरा है काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि लगातार इन दिनों अगर बात करें तो मुख्यमंत्री जो जनपद के हैं वो दौरे कई जनपदों के, चाहे अल्मोड़ा हो, पिथौरागढ़ हो, इन जनपदों में दौरा कर चुके हैं। और अब मुख्यमंत्री जो है 18 और 19 फरवरी को जो है 2 दिवसीय दौरा नैनीताल जनपद में करेंगे। यहाँ पर नैनीताल जनपद में है मुख्यमंत्री कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उनके मिनट टू मिनट यहाँ पर जो है कई कार्यक्रम है और रात्रि विश्राम भी सीएम जो है काठगोदाम में करेंगे। उनके जो राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, कितना उन पे काम हुआ है, उस पे फिर ग्राउंड जीरो पे खुद मुख्यमंत्री अब जनपद का दौरा कर रहे हैं। और काफी अहम इसे माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रगति देखे इन दिनों मुख्यमंत्री लगातार जो है समीक्षा कर रहे हैं। जो योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। अभी की अगर बात करें तो अभी भी मुख्यमंत्री सचिवालय में जो है जनपद अल्मोड़ा और नैनीताल जनपद की जो है जो घोषणाएं मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है जनपद में, उनकी समीक्षा कर रहे हैं। और कल खुद मुख्यमंत्री इस नैनीताल जनपद में पहुंचेंगे। वहां पर जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, कितना उन पर काम हुआ है, कितना प्रतिशत काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है, तो साथ साथ जो जिला अधिकारी हैं जनपद के, उनके साथ भी वहां पर बैठक करेंगे। और कई कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री जो वहां पर प्रतिभाग करेंगे, कई योजनाओं का मुख्यमंत्री वहां पर लोकार्पण भी करेंगे और कुछ शिलान्यास करेंगे। तो ये आने वाले जो 2 दिवसीय का जो सीएम का दौरा है, इसे काफी अहम माना जाए। जी बिल्कुल विकास, 18 फरवरी को हल्द्वानी पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री। इस दौरान कार्यकर्ताओं से भी चर्चा करेंगे। क्या लगता है आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति तैयार हो सकती है?
बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रगति, जिस तरीके से जो है सीएम का जो दौरा है वो आने वाले समय में जो है राज्य सरकार कहीं न कहीं जो है इसका फायदा मिलेगा। और खुद अब जब जिस तरीके से मुख्यमंत्री जनपदों का भ्रमण कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं, वहां पर संवाद स्थापित कर रहे हैं, आम जनताओं से मिल रही है, तो आने वाले जो 22 में चुनाव है उससे कहीं न कहीं जो है राज्य सरकार को इसका फायदा मिलेगा। दूसरी तरफ देखें तो जो मुख्यमंत्री है वो खुद क्योंकि ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं, जो आम जन की जो समस्याएं हैं, क्योंकि जो मुख्यमंत्री की तरफ से जितनी भी घोषणाएं की गई है उस पर कितना काम हुआ है, कितना अभी होना बाकी है, तो ये बारीकी से जो वहाँ जो जिला अधिकारी हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, उनसे भी जो है आवश्यक दिशा निर्देश देंगे कि कहाँ पर कितनी कमियां आ रही है, राज्य सरकार की जो लाभान्वित योजना है उनसे लोगों को कितना लाभ मिल पा रहा है, कितना नहीं मिल पा रहा है। तो आने वाले अगर 22 के चुनाव की बात करें तो राज्य सरकार को इससे कहीं न कहीं जो है फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल विकास, 19 फरवरी को काठगोदाम पहुंचेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जहां वो जिले के तमाम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। क्या कुछ दिशा निर्देश इस दौरान दिए जा सकते हैं अधिकारियों को? किन मुद्दों पर अहम चर्चा की जा सकती है? जी बिल्कुल प्रगति, 19 फरवरी को सुबह 10 बजे जो है सर्किट हाउस में काठगोदाम में जो जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक होंगे, उसमें यही बैठक होगी कि जो राज्य सरकार की जो लाभान्वित योजना है, जो मुख्यमंत्री की तरफ से जनपद में जो कई घोषणाएं की है, उस पर कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है। अभी की अगर बात करें तो अभी भी खुद मुख्यमंत्री जो नैनीताल जनपद है उनकी समीक्षा कर रहे हैं, कहाँ पर क्या कमियां आई है, कितना % जो है काम हुआ है। इन दोनों की अगर बात करें तो लगातार मुख्यमंत्री जो है कई जिलों का भ्रमण कर चुके हैं और ये अब जनपद नैनीताल का जो है कल मुख्यमंत्री यहाँ का दौरा करेंगे। तो जितनी भी जो आम जन समस्याएं हैं, जो सरकार की योजना है, कितना लाभ लोगों को मिल पा रहा है, कितना नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो जो FTI सभागार में जो कार्यकर्ताओं के साथ संवाद मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है उसमें वो शिरकत करेंगे और राज्य सरकार का यही मानना है, जो भी कार्यकर्ताओं के साथ जो संवाद करेंगे उसमें यही अहम बिंदु रह सकते हैं कि जो राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि जो आम जन है, जो जनपद के निवासी हैं, स्थानीय निवासियों, लोगों को इसका जो है लाभ मिल सकेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। बढ़ते आगे और अब बात हरिद्वार की करेंगे, जहां होने वाले महाकुंभ 2021 को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वहीं उत्तराखंड शासन ने अब ये बात स्पष्ट कर दी है कि महाकुंभ मात्र 30 दिन का होगा, यानी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है। तो वहीं मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने इस दौरान बताया कि महाकुंभ की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस भेजी गई थी उसके मुताबिक कुंभ के दिनों को कम करने की बात कही गई थी। लिहाजा राज्य सरकार ने 30 दिन का महाकुंभ कराने का फैसला लिया है। इसी के तहत 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच हरिद्वार महाकुंभ का आयोजन होगा। इसी के साथ ही मुख्य सचिव ने बताया कि महाकुंभ के दौरान कोई भी स्पेशल ट्रेनें नहीं चलाई जाएंगी। इस बारे में मुख्य सचिव की ओर से रेलवे मंत्रालय को पत्र भी भेजा गया था, जिस पर सहमति बन गई है। इसी के साथ कोई भी अतिरिक्त बस महाकुंभ में नहीं लगाई जाएगी। अगर कोई भी बस लगाई जाती है तो उससे पहले उत्तराखंड सरकार से परमिशन लेना जरूरी होगा। स्थिति स्पष्ट है, कुंभ का पीरियड जो है वो कम कर दिया गया है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिए थे कि कुंभ का पीरियड कम किया जाए। तो कुंभ का पीरियड 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कर दिया गया। ट्रेनों के संचालन के लिए स्पष्ट किया गया कि कोई विशेष ट्रेन आप नहीं चलाएंगे। और जो मुख्य स्नान दिवस है, जब शाही स्नान होते हैं, तो उसमें भी रिक्वेस्ट की गई है कि ट्रेन सब न चलाएं, लेकिन इवैक्यूएशन के लिए ट्रेन रखें, बाहर जाने के लिए ट्रेन रखें। तो महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2021 में महाकुंभ होना है। काफी कम समय बचा है, जिसके लिए तैयारियां अब प्रशासन ने शुरू कर दी हैं। तमाम तैयारियों को लेकर प्रशासन कटिबद्ध नजर आ रहा है। आपको बता दें कि हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ 2021 को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वहीं अब राज्य सरकार ने ये बात भी स्पष्ट कर दी है कि कुंभ केवल 30 दिनों का ही होगा, जिसके चलते 1 अप्रैल से महाकुंभ शुरू होगा, वहीं 30 अप्रैल को महाकुंभ खत्म हो जाएगा।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल जी, राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोविड-19 को देखते हुए, केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि कोरोना को लेकर के 1 अप्रैल से महाकुंभ शुरू होगा, 30 अप्रैल को महाकुंभ खत्म हो जाएगा। क्या कुछ तैयारियां महाकुंभ को लेकर के चल रही हैं? कितनी तैयारियां पूरी हो गई हैं, कितनी अभी भी बाकी हैं? जी प्रगति, कहें तो सबसे बड़ी बात है ये कुंभ, ये जो लगभग अगर हम कहें तो लगभग 60 दिन का कुंभ होता था, 3 महीने से अधिक का जो कुंभ होता था वो सिमट कर अब 30 दिन के लिए रह गया है। अगर हम बात करें तो लगातार कल जो चीफ सेक्रेटरी थे, यहाँ जो चीफ मुख्य सचिव ओम प्रकाश, उन्होंने कहा है कि अब इसकी अधिसूचना तो हम जल्दी से जल्दी जारी कर देंगे, लेकिन जो कुंभ होगा वो सिर्फ अप्रैल माह के लिए होगा। अगर ये मान के चले तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का कुंभ मनाया जाएगा, तो उसी के लिए हम यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। और अगर सबसे बड़ी बात कहें तो सरकार वही कह रही है कि जो कोरोना काल था उसके चक्कर में जो गाइडलाइन आई है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें या इन चीजों की बात करें, तो उसको देखते हुए ये डिसीजन लिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा, सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेन नहीं चलाई जाएंगी, कोई अतिरिक्त बसें नहीं चलाई जाएगी। अगर चलाई जाएंगी तो इसके लिए उत्तराखंड जो सरकार है उससे कहीं ना कहीं सहमति बनानी पड़ेगी। और अगर देखा जाए तो इसके लिए तैयारियां लगातार जारी हैं, जो काम किए जा रहे हैं उसमें थोड़ी तेजी शुरू की गई है। अगर हम कहते हैं नेशनल हाईवे का काम काफी हद तक हो चुका है, और जो चीजें हैं उसके लिए तैयारी जारी है। तो वही जो अब यहाँ जो पहले कहा गया था कि ये अब जो कुंभ होगा ये मार्च और अप्रैल के लिए मनाया जाएगा, लगभग 60 दिन का होगा, लेकिन अब उसको भी समय कम कर दिया गया। अगर हम बात करें तो ये कुल 30 दिन का कुंभ रह गया, 1 अप्रैल से, और 30 अप्रैल तक के लिए कुंभ यहाँ पर हरिद्वार में महाकुंभ होगा। जी बिल्कुल कमल जी, चूंकि पहले 60 दिन का कुंभ का आयोजन होता था, लेकिन चूंकि अब समय अवधि कम कर दी गई है, सिर्फ 1 महीने के लिए कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। महाकुंभ है ये, काफी लोग इस दौरान, कुंभ के दौरान वहां पहुंचते हैं, तो भीड़ को कैसे नियंत्रण कर पाएगा प्रशासन? इस दौरान चूंकि समय अवधि कम कर दी गई है तो श्रद्धालुओं के ज्यादा पहुंचने की उम्मीद भी है। श्रद्धालुओं की भीड़ को कैसे नियंत्रण करेगा? क्या कुछ कोरोना को देखते हुए क्या कुछ एहतियात बरती जाएंगी प्रशासन के द्वारा? अगर कहें तो प्रगति सबसे बड़ी बात है। अगर कहें तो अभी अगर देखा जाए तो 3 स्नान अभी तक कई स्नान पड़ चुके हैं। बसंत पंचमी का स्नान हो गया, अभी आगे महाशिवरात्रि स्नान होगा और कई स्नान होंगे। अगर हम देखा जाए तो लगातार सरकार ने इसके लिए तैयार है। अगर हम बात करें तो जो एसओपी जारी की गई है, जो फिलहाल जो स्नानों को लेकर एसओपी जारी गई है, उसमें कई चीजें ऐसी हैं कि लोग वैसे ही बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि उसमें कोरोना की आपको नेगेटिव रिपोर्ट्स लानी पड़ेंगी। और देखा जाए तो आपको जो टेस्ट किया वो लगभग 3 या 4 दिन पुराना होगा, उसमें मास्क रखना पड़ेगा, उसमें अगर देखा जाए तो डिस्टेंस रखना पड़े। तो कई चीजें ऐसी हैं कि अगर देखा जाए जो 3-4 स्नान अभी तक हुए हैं वहां पर भी भीड़ बहुत कम आई है। अगर हम कहें तो जो मुख्य स्नान होगा जो होगा आगे शिवरात्रि का, माने उस टाइम कुंभ मेला नहीं होगा, लेकिन सही स्नान रखे गए हैं। अगर साथ ही हम बात कहें तो 13 अप्रैल जो बैसाखी का स्नान होगा, या जो 14 अप्रैल को जो मकर संक्रांति जो स्नान होगा, उसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रश हो सकता है। उसके लिए लगातार अगर हम कहें तो अर्धसैनिक बलों की भी कई टुकड़ियां आ चुकी हैं, और उत्तराखंड की पुलिस भी काफी व्यवस्था है, तो उसके लिए काफी तैयारियां कर चुकी हैं, हो चुकी हैं। और देखा जाए अभी भी अगर हम मान के चले, अगर 1 अप्रैल से ये कुंभ होगा तो अभी भी काफी समय है। तो उसके लिए लगातार जो कुंभ मेला प्रशासन, राज्य सरकारें हैं, वो लगातार इसमें जुटी हुई हैं, और उन सबकी व्यवस्थाएं जो कहना है कि वो सब व्यवस्थाएं कर ली जाएंगी। जी कमल जी, इस दौरान खबर ये भी आई थी कि रूट डाइवर्जन की बात कही गई थी प्रशासन की तरफ से, मल्टीनेशनल पार्किंग की भी व्यवस्था इस दौरान की गई थी। जो कुंभ में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए मल्टीनेशनल पार्किंग भी की जाएगी, रूट डाइवर्ट भी किया जाएगा ताकि भीड़ ना हो, यातायात प्रभावित ना हो। इस दौरान अब प्रदेश सरकार की तरफ से एक फैसला ये भी आ गया है कि महाकुंभ के दौरान कोई भी अतिरिक्त बस या ट्रेनें नहीं चलाई जाएंगी। तो जो बाहर के राज्य से जो लोग आ रहे हैं वो अपनी गाड़ियों से आएंगे, उनकी ट्रैफिक व्यवस्था कैसे सुनिश्चित करवाएगी? कैसे उनकी पार्किंग, उनकी गाड़ियों की पार्किंग प्रशासन कैसे करवाएगा? जी प्रगति, बिल्कुल कहें तो अभी जो मुख्य सचिव ने जो कल कहा है कि मैंने कि अतिरिक्त रेलगाड़ियां भी, जो अतिरिक्त बसें भी नहीं चलाई जाएंगी। अगर वो चलाई जाएंगी तो उसमें उत्तराखंड सरकार से कहीं ना कहीं सहमति बनानी होगी। तो बात करें, अभी मैं कह रहा हूं कि अभी ये भी अभी समय काफी है। अगर 1 अप्रैल अगर माने तो अभी भी लगभग ये मान के चलें तो लगभग 35-40 दिन अभी यहाँ पर हैं। तो उसके लिए ये उस टाइम समय भी देखा जाएगा कि क्या स्थिति है, और उसके लिए नई एसओपी भी शायद जारी हो सकती है, क्योंकि अभी लगभग 30 से 35 दिन का समय है 1 अप्रैल में आने में। तो उसको ये देखा जाएगा कैसी स्थिति बनती है। पर सबसे बड़ी बात कहें तो वो पूरी तरह तैयार है, मेला प्रशासन तैयार है। जब तक
जब तक अगर हम बात कहें कि जब ये अधिसूचना जारी की जाएगी तो वो भले ही पहले हो जाए, लेकिन जो कुंभ मेला हो 30 दिन का होगा। इसीलिए सरकार का यही कहना है कि जो एसओपी जारी की गई, जो सुप्रीम कोर्ट का उसके अनुसार की जाएगी और यही प्रयास किया जाए जब भीड़ आए उसको नियंत्रित किया जाए, कोई ऐसी चीजें ना हो जिससे कोरोना के मामलों में इजाफा हो सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। बढ़ते आगे, जहां नगर पालिका की तरफ से संचालित डिस्पेंसरी को तोड़कर उसकी जगह अब पार्किंग का निर्माण कराया जाएगा, जिससे वहां के निवासियों में भारी आक्रोश है। आपको बता दें कि वहां के लोगों का कहना है कि अंग्रेजों के शासनकाल से यहां पर डिस्पेंसरी संचालित की जाती है, जिसमें दूर दराज के लोग अपना इलाज करवाने के लिए आते थे, लेकिन लगभग 1.5 साल पहले नगर पालिका परिषद की तरफ से इसे ध्वस्त कर दिया गया है और अब ये डिस्पेंसरी खंडरों में तब्दील हो चुकी है, लेकिन अब तक इसमें निर्माण का काम शुरू नहीं करवाया गया। आपको बता दें कि इस डिस्पेंसरी में हाथी पांव लाइब्रेरी, इंदिरा कॉलोनी, कंपनी गार्डन सहित दूर दूर के लोग इलाज के लिए आते थे, लेकिन नगर पालिका की तरफ से इस डिस्पेंसरी को तोड़ दिया गया है और इसकी जगह पर पार्किंग का निर्माण प्रस्तावित है, जिसको लेकर लोगों में खासा गुस्सा है। अंग्रेजों के टाइम की डिस्पेंसरी है और जो ये नगर पालिका द्वारा ये तोड़ दी गई है, सर 1.5 साल से ज्यादा टाइम हो गया। 1.5 साल से ज्यादा समय हो चुका है। और इससे जो है कितना लाभ यहाँ की जनता को मिलता था? सर यहाँ से बहुत ज्यादा लाभ मिलता था, लोकल लोगों को तो लाभ था ही था। यहाँ के आसपास जो बिलाड़ू गांव है आपका, इधर आसपास हाथी पांव वगैरह, ये सारे गांव के जो लोग होते थे यहाँ पे छोटे मोटे इलाज के लिए यहाँ पे आते थे। डिस्पेंसरी की बात आपने ठीक कही। मैं आपको बता दूं, वहाँ की जनता ने मेरे को, वहाँ का मैं सदस्य हूँ, नंदलाल सोनकर है मेरा नाम, तो वहाँ के लोगों ने कहा ये डिस्पेंसरी टूटी भी क्यों, पहले भी वहाँ डिस्पेंसरी थी, वो इसलिए बंद थी कि वहाँ के जो डॉक्टर्स थे वो रिटायर हो गए थे। उससे सबसे पहले बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि शासन ने जितनी भी डिस्पेंसरी नगर पालिका द्वारा संचालित की गई थी वो स्वास्थ्य विभाग को हैंड ओवर कर दी है और मैं आपके संज्ञान में लाता हूं कि पिछले 10 से 15 वर्षों से वह डिस्पेंसरी बंद पड़ी थी। शहर में जाम की व्यवस्था को देखते हुए, क्योंकि पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है, उसमें हमने एक जॉइंट वो बनाया है कि उस बिल्डिंग को तोड़कर उसमें फर्स्ट फ्लोर जो ऊपर टॉप फ्लोर है उस पर पार्किंग होगी। और देखिए, जहाँ तक ये डिस्पेंस आप कह रहे हैं कि जो घंटाघर के पास ये लाइब्रेरी के पास जो डिस्पेंसरी है उसको तोड़ दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल तोड़ दिया गया है, लेकिन उसको जो तोड़ने का जो निर्णय लिया गया था वो पहले ले लिया गया है। महंगाई की मार से जनता अब त्रस्त हो चुकी है और महंगाई से उन्हें कोई राहत मिलने की उम्मीद भी नहीं दिखाई दे रही, जिसको लेकर अब उनका धैर्य जवाब देने लगा है। जब महंगाई को लेकर महिलाओं से बात की गई तो सबका एक ही कहना था कि आम जरूरत की चीजों पर सरकार को रियायत देनी चाहिए, जिससे पहले से ही कोरोना की मार झेल रहे आम लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा लगातार हो रहा है और इसका सीधा असर माल वाहकों को पड़ता है और आम जरूरत की चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। वहीं डीजल और रसोई गैस के दाम दिनों दिन बढ़ रहे हैं, इससे आम जनता खासी परेशान नजर आ रही है। वहीं पूर्व छावनी परिषद उपाध्यक्ष महेश चंद का कहना है कि सरकार को आम जनता से कोई लेना देना नहीं है और जनता महंगाई की मार से त्रस्त है। बहुत ही परेशान हो चुके हैं कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा वैसी बात हो गई है कि हम अपनी रसोई कैसे चलाएं, अपने घर गृहस्थी को कैसे चलाएं। दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो पूरी अर्थव्यवस्था ही बिगड़ेगी, क्योंकि जब आप डीजल जहाज से कोई राशन पानी चलेगा, जब वही महंगा होगा, उसका किराया ही महंगा होगा। और मसूरी एक पर्यटन नगरी है, मसूरी सारा सामान नीचे से आता है, देहरादून से आता है, तो जब उसके किराए में बढ़ोतरी होगी तो निश्चित है कि यहाँ की जो महंगाई होगी उस पर भी असर होगा। यहाँ के जो नागरिकों का जीवन त्राहिमाम हो गया है। आप देख रहे हैं लगातार अभी पिछली माह की अगर आप बात करें तो इसमें 2 बार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं और जबकि आप देखिए बहुत ही बुनियादी जरूरत गैस सिलेंडर अगर आज की तारीख में हर घर की है और उसको आप इतना आसमान छूने पे चला गया। मुझे तो ये दिन याद आता है कि जब 350 रुपये मात्र गैस सिलेंडर। बढ़ते आगे, जहां रुड़की हाईवे पर बने टोल प्लाजा में आज आसपास के गांव के स्थानीय निवासियों ने टोल प्लाजा को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जहां 20 किलोमीटर के एरिया में आने वाले सभी गांव वालों को टोल टैक्स मुक्त करने के लिए बहादुराबाद टोल पर यह धरना प्रदर्शन किया गया। वाहन चालकों का कहना है कि टोल टैक्स पर तैनात टोल कर्मी उनसे ज्यादा पैसों की वसूली कर रहे हैं।
साथ ही इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि इन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि हमारे आसपास के 20 किलोमीटर क्षेत्र में जो भी गांव इस टोल प्लाजा के अंदर आते हैं उन सभी का टोल फ्री किया जाए, जिसको लेकर उनके द्वारा बहादुराबाद टोल प्लाजा पर आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज सभी ग्रामीणों को पता चला कि आज रात मध्य से बोगला के अंदर टोल है ये शुरू हुआ है। तो हम लोग यहाँ के जो मौजूदा अधिकारी है लगभग 20 गांव के लोग यहाँ पर उपस्थित है, तो उनसे बात करने का हम लोगों ने प्रयास किया। पिछले 2 घंटे से सभी ग्रामीण लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। उनका भी रीजन है ना, उसका पैसा ना दे रहा हूँ, गाड़ी छीनने का कागज छीनने का हमारा काम होता ही नहीं। सर बिल्कुल हो सकता है सर, आपको बोले हैं, आपको पता है कि आप अगर बात करेंगे उन्होंने कहा है कि उन्होंने पुलिस को सूचना दी है इस बारे में। सर पुलिस को सूचना दी है सर, ऐसा अभी तक मेरे नॉलेज ये आया नहीं कि कागज छीने कर्मचारी का बदलता करने की कोई शक नहीं है सर। अब ऐसा नहीं कर रहे, वो पैसे के लिए बोल रहे हैं, यूजर उनसे गलत बोल रहे हैं सर, वो फिर भी उनसे प्यार से पैसे ले रहे हैं। और अगली खबर पौड़ी गढ़वाल से है, जहां जल जीवन मिशन और के प्रभारी सचिव और मिशन निदेशक राजेश कुमार ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से सभी जिला अधिकारियों के साथ जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक की। बता दें कि सभी जिलों को निर्देशित किया गया कि जिनकी तरफ से फेज 1 में डीपीआर नहीं भेजा गया है, अब फेज 1 और फेज 2 का एक संयुक्त डीपीआर बनाकर भेजा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि योजना के तहत 2 करोड़ से ज्यादा धनराशि की डीपीआर के साथ निर्धारित प्रारूप भी भरकर उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मल्टी विलेज स्कीम में आ रही दिक्कतों का भी जल्द से जल्द 15 मार्च तक निर्धारण किया जाए। आपको बता दें कि जिला अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे की तरफ से ये भी अवगत कराया गया कि जिले में योजना के तहत बाकी धनराशि को भी 20 फरवरी तक व्यय कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सब दरखाल पर पंपिंग योजना को जल जीवन मिशन योजना में ले लिया गया है, जिसमें टेंडर का काम शुरू हो चुका है और 5 करोड़ के बिल पेंडिंग है और अभी तक बजट उपलब्ध नहीं हो पाया है। तो पौड़ी गढ़वाल में जल जीवन मिशन के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। आपको बता दें कि इस योजना के प्रभारी सचिव और मिशन निदेशक ने ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला अधिकारियों से जुड़े, जहां उन्होंने तमाम चर्चा की। आपको बता दें कि इस दौरान जिला अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया कि जो भी काम पेंडिंग पड़े हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जल जीवन मिशन के प्रभारी ने ये बैठक की है, जिसमें तमाम जिला अधिकारी इस दौरान यहां मौजूद रहे। इस दौरान आपको यह भी बता दें कि जल जीवन मिशन के तहत कई योजनाओं पे चर्चा की गई। इस योजना को लेकर के कई मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया कि पेंडिंग पड़े सभी मामलों को जल्द से जल्द उनका निष्पादन किया जाए, ताकि जनता को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। आपको बता दें कि इस दौरान सभी जिलों को यह निर्देशित किया गया कि जिनकी तरफ से फेज 1 में डीपीआर नहीं भेजा गया है, अब फेज 1 और फेज 2 का संयुक्त डीपीआर बनाकर भेजा जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित नौटियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जल जीवन मिशन योजना के तहत बैठक हुई है, तमाम कामों की समीक्षा बैठक, इसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। क्या कुछ दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए? बिल्कुल प्रगति, मैं बताना चाहूंगा मुख्यमंत्री इन दिनों लगातार जिलेवार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो 19 फरवरी को मुख्यमंत्री पौड़ी गढ़वाल की समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं आज जो जिलाधिकारी विकास कुमार जोगदंडे, उन्होंने जल मिशन के अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में तमाम प्रकार की जो खामियां आ रही थी उनको निर्देश दिया है कि इनको जल्द से सुचारू किया जाए। अगर बात की जाए तो जल मिशन योजना मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की एक ड्रीम प्रोजेक्ट योजना है, जिसके अंतर्गत जो ग्रामीण होते हैं उनको 1 रुपए में कनेक्शन दिया जाएगा और जो शहरी क्षेत्र है उनको 100 रुपए में कनेक्शन दिया जाएगा। पहले लोगों को ये कनेक्शन 2700-2800 रुपए के लगभग मिलता था, लेकिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह फैसला लिया कि क्यों ना लोगों को 1 रुपए में कनेक्शन दिया जाए और जो गरीब तबके के लोग हैं उनको इस योजना का फायदा मिलेगा। तो जो योजना है उसको लेकर आज जिलाधिकारी विकास कुमार जोगदंडे, उन्होंने बताया है कि इस जो ये योजना, इसके लिए जो बजट है कहीं इसमें कुछ खामियां थी उसको इसलिए रोक दिया था। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो
टेंडर के कार्य उसको प्रारंभ करने के लिए लेकर भी कई प्रकार के जो काम थे उनको भी सुचारू करने के निर्देश दिए और उन्होंने कहा है कि जो 5 करोड़ के बिल पेंडिंग है उनको भी जल्द से जल्द देखा जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित किया है कि जैसे आंगनबाड़ी केंद्र वहाँ बड़ी समस्या थी तो इसको लेकर उन्होंने निर्देश दिए कि यहाँ भी जल्द से जल्द जो समस्या उनको दुरुस्त की जाए। बिल्कुल अमित, इस दौरान मल्टी विलेज स्कीम को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई, इसके भी कामों पर तमाम समीक्षा हुई, तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई, जहां अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए गए कि मल्टी विलेज स्कीम में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स जनता को फेस करनी पड़ रही हैं, उसका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। साथ ही एक समय अवधि भी इस दौरान अधिकारियों को दी गई कि इस समय अवधि के अंदर ही इन सभी दिक्कतों का निस्तारण किया जाए। बिल्कुल प्रगति में बताना चाहूंगा, उन्होंने कहा है कि जो अभी जो तमाम प्रकार की खामियां आ रही थी उनको डीएम ने निर्देश दिए कि इनके 15 मार्च से पहले इनको जल्द से जल्द सुचारू किया जाए, क्योंकि जो जल मिशन की योजना की जो पहले डीपीआर थी उसको नहीं भेजा तो इसमें भी कई जो खामियां थी उनको दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने जो फेज 1 है मतलब वहाँ की जो समस्याएं थी, जल मिशन को लेकर समस्याएं थी, आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूलों में जो डाटा त्रुटियां आ रही थी उसको लेकर भी उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जो भी त्रुटियां आ रही इनको जल्द से जल्द इनको सही व्यवस्थित किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी अधिकारी बिल्कुल अमित, तो तमाम योजनाओं को लेकर के समीक्षा बैठक की गई, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि जल्द से जल्द इन योजनाओं में जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं, जनता को जो भी प्रॉब्लम्स फेस ऑफ करनी पड़ रही हैं, उनको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि अधिकारी